मूवी के स्टार्ट होते ही हम गहरे समंदर को देखते हैं। समुद्र के नीचे आने वाली इन जोरदार सिलसिले की वजह से समुद्र की सतह फट जाती है और दरारों में से हमें नीली रोशनी निकलती दिखाई देती है। इसी समुद्र में एक कपल भी एंजॉय करने के लिए आया हुआ था। लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को समुद्र के बीचों बीच सरप्राइज दिया था, उसे प्रपोज करके, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। इससे पहले कि वो अपने जोश में अपने फियांसी को गले लगा लेती, वो देखती है कि लड़का अचानक वहाँ से गायब हो चुका है। लड़की पैनिक कर जाती है और थोड़ी ही देर में हमें उस लड़की की लाश समुद्र के ऊपर तैरती हुई दिखाई देती है। इससे पहले कि लड़की को समझ पाती, पीछे से कोई अजीब सी क्रिएचर उस लड़की के ऊपर भी हमला करके उसे मार देते हैं। खैर, यही दूर एक बोट पर हम 3 लोगों को देखते हैं। वो यहाँ मछलियों का शिकार करने आए थे, लेकिन उनकी गलती की वजह से उनकी बोट पे आग लग गई। दूर खड़ी एक दूसरी बोट जब उन्हें मुश्किल में नोटिस करती है तो फौरन उन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुँचती है। हंटर उनकी बोट पे लगी आग को बुझाने में कामयाब हो भी गया था। ये सारा इन बोट पे मौजूद लोगों की वजह से ही हो रहा था। एक तो वो बोट पे फायर क्रैकर्स लेकर आए हुए थे और दूसरा ड्रिंक भी कर रहे थे। हंटर जब उन्हें मना करता है, लेकिन वो हंटर की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। इनकी बोट के ऊपर और भी बहुत से फायर क्रैकर्स थे, जिन्हें हंटर अपनी बोट के ऊपर शिफ्ट कर लेता है, क्योंकि वो यहाँ का सुपरवाइजर था। सीन कट होकर दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो दूर पहाड़ की चोटी से अपनी दूरबीन के जरिए समुद्र के बीचों बीच चमकती हुई ब्लू लाइट को नोटिस कर रहा था। और समुद्र के ठीक उसी ब्लू लाइट वाले पॉइंट पर हंटर और उसका ग्रुप जो हंटिंग कर रहे थे, उनके भी हुक में कुछ बड़ा फंसता है, जिसके फंसने पर ये सभी लोग खुश होते हैं। और जिस तरह ये लोग उस चीज को ऊपर की तरफ खींच रहे थे, इनको बहुत ताकत लगानी पड़ रही थी। साफ मतलब था कि नीचे कोई बहुत बड़ी चीज है। जैसे ये लोग उस चीज को अपनी बोट में लाके रखते हैं तो उन्हें बाहर डेड इंसान मिलता है, जिसका पूरा मुंह ब्लू हो चुका था। उन्हीं के ग्रुप मेंबर जेट को ये काफी अजीब लगता है और इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि आखिर इस इंसान को हुआ क्या, वो अंडर वाटर अपना कैमरा भेजती है और उसे समुद्र के नीचे से नीली लाइट निकलती हुई दिखाई देती है। और ये चीज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। हंटर फौरन अपनी करीब अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देता है इस चीज के बारे में। अब ये लोग दोबारा समुद्र पे एक नजर डालते हैं और इन्हें समुद्र में जगह जगह पानी के ऊपर ही ब्लू लाइट दिखाई दे रही थी। ये सब नोटिस करके ये लोग जैसे ही पीछे मुड़े तो शॉक रह गए, क्योंकि वो डेड बॉडी भी उनकी बोट पे नहीं रही थी। जेट उस इंसान को इधर उधर ढूंढती है और एकदम से पीछे से उसके ऊपर वही इंसान हमला कर देता है, जिसके बारे में पता चला कि वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है, जिसने अब जेट के कंधे पे काट के उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया था। यही करीब रे ये सारा नजारा देख लेता है और इससे पहले कि ये क्रिएचर रे के ऊपर भी हमला कर देती, पीछे से हंटर एक चाकू लिए आता है और इस ज़ॉम्बी के जिस्म में स्टैब कर देता है। लेकिन ये ज़ॉम्बी तो कुछ ही मिनट में इस हमले से रिकवर कर चुका था और हंटर दोनों पे ही हमला करने वाला था। अपने आप को बचाने के लिए ये दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और किसी तरह उस ज़ॉम्बी को समुद्र में गिराकर अपना पीछा उससे छुड़वा लेते हैं। जेट को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था, जिसके साथ रे रुकता है और हंटर अब अपने एक दूसरे साथी दोबारा समुद्र में उतरता है उस ब्लू लाइट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये दोबारा समुद्र की गहराइयों में अपने कैमरास भेजते हैं और इस मर्तबा इन्हें सी बेड पे बहुत सारी दरारें दिखाई देती हैं, जिसके अंदर से वो ब्लू लाइट निकल रही थी। कैमरा थोड़ा ही आगे जाता है तो इन्हें एक इंसान की तरह की क्रिएचर वहाँ तैरती हुई दिखाई देती है। हंटर अपने साथी से कहता है हो सकता है कि वहाँ ज़ॉम्बी हो, क्योंकि पहले भी समुद्र से एक ज़ॉम्बी ही निकला था जिसने उनके ऊपर हमला कर दिया था। दूसरे आदमी को उसकी सारी बात खारी लगी और वो हंसने लगा कि समुद्र में ज़ॉम्बीज़ कहाँ से हो सकते हैं। अभी वो हंस ही रहा था कि एकदम से इन लोगों ने देखा कि इनकी बोट की तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ तैरते हुए आ रहे थे और ये देखते हुए उस आदमी को भी हंटर की बात पे बिलीव करना पड़ा। इतने सारे ज़ॉम्बीज़ का यहाँ पे होना कतई से खाली नहीं था। हंटर फौरन अपनी वाइफ को कॉल करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज अथॉरिटीज को कहकर समुद्र के आसपास का सारा इलाका खाली करवा दो, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सुनामी आने वाला है। उसके कहने के मुताबिक यहाँ पर सुनामी साइरन्स बजने लगते हैं, जो कि एक वार्निंग थी लोगों के लिए कि वो यहाँ से चले जाए। लेकिन बेवकूफ लोग यहाँ से जाने के बजाय उल्टा होर से समुद्र को ही देखने लगे, जिसमें पानी बहुत तेजी से पीछे की तरफ मूव हो रहा था। हंटर और उसका साथी तेजी से दोबारा साहिल की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो वहाँ पर शहरियों की मदद कर पाए, लेकिन फिर अचानक वो देखते हैं कि उनके पीछे एक बहुत बड़ी तूफान की लहर आ रही है और उस लहर में बेशुमार ज़ॉम्बीज़ हैं। हंटर अपनी बोट की स्पीड फुल कर देता है
जितना तेजी से वो भाग सकता था वो अपनी बोट को भगा रहा था, लेकिन उस लहर की स्पीड इनकी स्पीड से कई गुना तेज थी और आखिर वो लहर इनकी बोट से टकरा ही जाती है और उसमें वो जो ज़ॉम्बी से बचने के लिए इन दोनों को अपना कंट्रोल पैनल छोड़कर रूम में छुपना पड़ जाता है। एक ही सेकंड में इस ज़ॉम्बी सुनामी ने जैसे पूरे साहिल को तबाही कर दिया था। ज़ॉम्बीज़ यहाँ खड़े लोगों के ऊपर पागलों की तरह हमला करने लगे थे। इसी सुनामी के साथ हंटर और उसके साथी की बोट भी साहिल पे आ जाती है और वो लोग भी इन ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश में लग जाते हैं। यहाँ हम इस बोट को भी एक्सप्लोड होते हुए देखते हैं, यानी तबाह होते हुए देखते हैं, जिसके रिजल्ट में रे और वो दूसरा आदमी भी मारे जाते हैं। अब जो मेडिसिन समुद्र के अंदर गई थी वो नीचे निकलने वाली ब्लू लाइट की केमिकल के साथ रिएक्ट करते हुए यहाँ पर एक बहुत बड़ी तूफान की लहर क्रिएट कर देती है, जिसे हंटर देखकर यहाँ से भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन अब उसके सामने आ जाता है वो ज़ॉम्बी जिसे वो लोग जेल में बंद करके आए थे। जेड उसे करंट देते हुए उसका सर फाड़कर आगे बढ़ जाता है। आगे जाने पर सैम और किन्सी टॉनी को रेस्क्यू कर रहे थे। खतरा अब इनके ऊपर से टल चुका था, सारे ज़ॉम्बीज़ को इन्होंने मार दिया था और ऐसे आगे दुनिया भी इस खतरे से बच गई थी। दूर से इन्हें एक शिप आती दिखाई देती है जो इन्हें रेस्क्यू करने ही आ रही थी, जिसको दिखाते हुए ये कहानी यहाँ